खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, तेने जहाँ संधि मुहे गही ए सकम्मुना किच्चै पावकारी एवं पया पिच्च इहम चलो ए कडान कम्माण न मुख अत्थि उत्तरध्ययनानि आगम में कहा गया है। किए हुए कर्मों से छुटकारा नहीं मिलता, उन्हें भोगना होता है या फिर निर्जरा हो जाए। आदमी जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। जैसी करणी वैसी भरणी, सुख दुख स्वयं मिलेगा। कर्मवाद के सिद्धांत की मानो एक आत्मा या प्राण तत्व है, वह है जैसी करणी वैसी भरणी, सुख दुख स्वयं मिलेगा। कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। कर भला होत भला, कर बुरा होत बुरा। जैनिज्म में, जैन दर्शन में कर्मवाद का सिद्धांत काफ़ी अनेक नियमों वाला है। 8 कर्मों की बात है। उन 8 कर्मों का विस्तृत वर्णन भी अपने अपने ढंग से मिलता है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 कर्म हैं। हमारा जीवन है वह जीवन इन 8 कर्मों की मानो उदय रूप में निष्पत्ति है या विलय रूप में निष्पत्ति है। 8 कर्मों की बात को छोड़ दें तो फिर तो जीवन यह हमारा क्या बचेगा, किस रूप में व्याख्यात हो सकेगा। सिद्ध भगवान हैं, वहाँ भी कर्मों का विलय वैसे जुड़ा हुआ कि भी कर्मों का क्षयिक भाव वहाँ भी है, या क्षय से निष्पन्न स्थिति वहाँ संभवतः है, पारिणामिक भाव। तो हम जो संसारी यानी संसार में जन्म मरण की परंपरा से बंधी हुई आत्माएं हैं, व्यक्ति हैं, उनके तो यह कर्मों का जाल जो बिछा हुआ है, उस जाल में हम प्राणी फंसे हुए हैं। कोई कम फंसे हुए हो, कोई ज़्यादा फंसे हुए हों। यह कर्मों ने अपना जाल बिछा रखा है। इस जाल से मुक्त हो जाना यह हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि बस इस जीवन में ऐसा कुछ करें कि जल्दी ही कर्मों के जाल से हमें छुटकारा मिल जाए। तो 8 कर्मों का यह जाल है और इन 8 कर्मों में सबसे मेन कर्म वह मोहनीय कर्म है। मानो मोहनीय कर्म के हाथ में बहुत कुछ है। पाप कर्म का बंधन कराने में मोहनीय कर्म का भी बड़ा एक योगदान है। कि पाप कर्म का जिम्मेवार मोहनीय कर्म को कहा जाता है। तो जैसा करना वैसा पाना, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। एक राजा था। राजा यूँ थोड़ा धार्मिक रुचि वाला भी था, संस्कृत भाषा की रुचि वाला भी था। तो ज्यों ही वह राजगद्दी पर बैठा, राज्याभिषेक हुआ,
कुछ ही दिनों बाद मंत्री से कहा कि एक कोई धार्मिक शास्त्रों का जानकार हो, संस्कृत का भी जानकार, ऐसा कोई पंडित हो, उसका कोई चयन करके मेरे पास लाओ। उसको मैं अपना एक धार्मिक विभाग का एक मुखिया बनाना चाहता हूँ। मंत्री ने खोजबीन की भी अच्छे कोई पंडित कौन है, तो कई पंडितों को देखा, एक पंडित को सेलेक्ट किया। कहा महाराज हमको तो ये पंडित जी ठीक लगे हैं, धार्मिक सिद्धांतों के जानकार हैं, संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, खड़े खड़े आपको तो श्लोक बना के खुद तत्काल श्लोक बनाकर सुना सकते हैं, आंसू कवि रत्न हैं। अब आप देख लो, आपकी मर्जी हो तो इनको आप अधिकृत कर दो, आपके धार्मिक विभाग का मुखिया बना लो। राजा ने कहा ठीक है, तुम लोगों ने सोच के ही किया ही होगा, तो देखना क्या निर्णय कर लेते हैं। तो राजा ने कहा नियुक्ति कर दो इनकी धार्मिक विभाग के मुखिया, और मेरे संपर्क में रहें, प्रायः रोज ही मेरे पास आ जाया करें। बस मेरा टाइम फिक्स है, सुबह 9 बजे का, 9 से 9:30 का फिक्स टाइम है कि इस टाइम ये पंडित जी आ जाएं। जैसे मुझे सुविधा होगी समय की, मैं थोड़ा शास्त्रों की ओर की बातों को सुना करूँगा, चर्चा वार्ता करूँगा धार्मिक संदर्भ में। तो यह टाइम तो फिक्स है, बाकी जब इच्छा होगी मैं पंडित जी को बुला लिया करूँगा। पंडित जी को बड़ी खुशी हुई कि मुझे राजा के यहाँ नियुक्त होने का मौका मिला है, राजा के पास रोज बैठने का प्राय मौका मिल सकेगा, ऐसी नियुक्ति हुई है। तो वो पंडित जी बराबर 9 से पहले राजा के वो निश्चित कमरा था वहाँ पहुँच जाते, और राजा की संस्कृत के ग्रंथों, धार्मिक ग्रंथों की बातें भी, क्या बातें हैं सिद्धांतों की, धर्म के सिद्धांत क्या, पंडित जी बताते रहते। राजा भी रुचि लेता, रस लेता। थोड़ा राजा भी संस्कृत का थोड़ा जानकार था, थोड़ा थोड़ा श्लोक राजा भी कभी बोल लेता। तो राजा भी यूँ संतुष्ट था कि पंडित जी काफ़ी ज्ञानी लग रहे हैं। पंडित जी भी खुश थे कि मेरा सौभाग्य है कि राजा के पास बैठने का मौका, राजा के पास बैठने का मौका किसको मिलता है। तो मुझे तो रोज़ प्राय मौका आराम से एकदम निकट एकांत में बैठ के बात करने का मौका मिलता है। यह क्रम चलना शुरू हो गया। एक कोई यूनिवर्सिटी में संस्कृत और धर्म का अध्ययन करके एक दूसरा ब्राह्मण है, उसी राजा की राजधानी में रहने वाला था और बाहर पढ़कर आया था, 12 वर्षों तक पढ़कर आया था। तो सोचा भी राजा जी को मैं भी प्रणाम तो कर लूँ, पढ़कर आया हूँ, तो यहाँ इसी राजधानी का वास्तव्य हूँ रहने वाला, तो राजा को तो प्रणाम करके आऊँ। सोचा भी मुझे तो कौन ले जाएगा राजा के पास, जाने कौन देगा वहाँ। तो थोड़ा कई लोगों से कहा भी कोई मुझे राजा के दर्शन करा दो निकट से। तो कईयों की अप्रोच थी, तो वह राजा के सचिव ओर से संपर्क करके अब इनको दर्शन करा दो बस। तो वो सचिव ले गया कि महाराज कोई अपने यहीं के रहने वाला ब्राह्मण पंडित है, 12 बरस पढ़ करके आया है, संस्कृत धर्म ज्योतिष आदि, तो आपके दर्शन करने आया है। तो राजा की भी थोड़ी रुचि थी कि थोड़ी देर बात करें। का संस्कृत पढ़ा, संस्कृत महाराज व्याकरण भी पढ़ ली, साहित्य पढ़ा, कोश पढ़ा है, धार्मिक ग्रंथों को भी पढ़ा है, ज्योतिष भी कुछ पढ़ी है। तो संस्कृत में श्लोक बोलो। तो नए छोटे पंडित जी थे, अच्छे श्लोक बोले। तो राजा को अच्छा लगा कि अच्छे बोल, उच्चारण काफ़ी शुद्ध लग रहा है। तो राजा बोला कि ठीक है, कभी कभी 5-7 दिनों में कभी कभी आ जाया करो, तुम भी रोज़ तो टाइम नहीं है मिलना, पर 5 दिन 7 दिन से कभी शाम के समय आ जाया करो, जब मैं थोड़ा और काम से फ्री हो जाऊँ ना, 7-8 के बीच में शाम को कभी आ जाया करो। मौका होगा तो 2 मिनट 5 मिनट कभी तुमसे भी संस्कृत की ओर की बात करूँगा। ठीक है, बड़ी कृपा हुई आपकी। अब वो तो बड़े पंडित जी, ये छोटे पंडित जी। छोटे पंडित जी तो 5-7 दिनों से कभी कभी आते। राजा 5 मिनट 7 मिनट थोड़ा संस्कृत की ओर की बात कर लेता, अब वो चला जाता, फिर 5-7 दिन बाद कभी आ जाता। तो ये बड़े पंडित जी तो रोज ही आते,
टाइम फिक्स था इनका, तो 9 से 9:30। तो बड़े पंडित जी को पता चला कि छोटा कोई एक और लड़का आजकल आने लग गया है महाराज के पास। तो भाई ये 2 का होना ठीक नहीं, एक ही पंडित ठीक रहे राजा के पास, 2 दूसरा आ गया, ये गड़बड़ मामला कहीं हो जाए तो महाराज का थोड़ा मन टूट जाए उस नए पंडित से, ऐसा कुछ करना चाहिए। सोच रहा था क्या तरीका अपनाऊं कि राजा का मन भंग हो जाए नए पंडित से। वो नए पंडित जी भी 5-7 दिन से आते थोड़े संस्कृत में श्लोक और बोलते, और साथ में ये भी बोल देते कि महाराज क्या बताऊं, धर्मे जय पापे क्षय, भले का भला बुरे का बुरा। धर्मे जय पापे क्षय, भले का भला बुरे का बुरा। थोड़ा संस्कृत का सा हो गया, धर्मे सप्तमी हो गई, पापे सप्तमी, जय क्षय कर करा के थोड़ा यूँ राजा की समझ में आ जाए ऐसे बोल देता। धर्मे जय पापे क्षय, भले का भला बुरे का बुरा। राजा को भी अच्छा लगता, बहुत अच्छा बोलता है, धर्मे जय पापे क्षय, भले का भला बुरे का बुरा। अब धीरे धीरे राजा की ओर मेहर नज़र बढ़ने लगी कि छोटा पंडित है, यूँ अच्छा संस्कृत में बोलता है, थोड़ा ज्ञान भी लग रहा है अच्छा। अब वो बड़े पंडित जी के मन में वो आशंका भी, कहीं राजा इससे ज़्यादा राजी हो गए हैं तो कि मुझे छुट्टी नहीं कर दे, कि आप तो वृद्ध हो गए, अब छुट्टी आपको रिटायर नहीं कर दे मुझे। तो राजा को मन कैसे फंटे भंग हो उस छोटे पंडित से। एक दिन वो बड़े पंडित जी 9 से 9:30 के टाइम पर अपने वो आए हुए थे। राजा ने भी समय दे रखा था, वो लोग तो दूर थे। राजा संस्कृत की और की ग्रंथों की बात कर रहा था। बात संपन्न होने को आखिर 9:25 हो गए, कब 9:30 तो समय पूरा होता है। 9:25 पर पंडित जी ने किताब और बंद कर दी। राजा ने देखा क्या बात, जल्दी कैसे पूरा कर दिया, थोड़ी बात निवेदन करनी है। बोलो पंडित जी। तो बड़े पंडित जी बोले कि महाराज वो आजकल कई नए नए पंडित तैयार हो रहे हैं, जानते तो ज़्यादा है नहीं, अपने आप को पंडित दिखाते बहुत हैं। हम लोगों ने तो श्रम किया, बरसों तक पढ़े हैं, तब कुछ पाया। आजकल के नए लड़के हैं वह थोड़ी परीक्षा दे देते हैं और पास हो जाते हैं, अपने आप को डिग्री लेकर के पंडित कहलाते हैं। महाराज आजकल ऐसा चलता है। अच्छा, इसका ताज़ा उदाहरण है, वो शाम को एक लड़का आपके पास कई बार आया करता है। वो शाम को 7-8 बजे मैंने सुन रखा है वो आता है। महाराज मुझको जानता हूँ, ज़्यादा दम कुछ नहीं है उसमें, ये डिग्रियाँ ले ली, थोड़ा परीक्षा दे दी, पास हो गए, डिग्री ले रखी है, तो ज़्यादा दम तो इन लोगों में है नहीं। और महाराज एक तो बात की ज़्यादा ज्ञान नहीं, थोड़ा बहुत श्लोक याद कर लिया, थोड़े श्लोक रट लिए, तोते की तरह बोल देता है आपके पास आकर के, और ज़्यादा कोई गहरा ज्ञान तो है नहीं। दूसरी एक और ज़्यादा महाराज ध्यान देने की बात है, वो जो लड़का शाम को आता है ना कई बार, वो लड़का शराबी है, शराब पीने वाला है, आपके पास आने के लायक है ही नहीं। वो आप जैसे महापुरुष के पास शराबी आदमी आके बैठे, मुझे तो बहुत ही बुरा लगता है। तो मैंने आपके ध्यान में ला दिया है कि वो एकदम शराबी आदमी है, काम का नहीं है। तीसरी बात और है, हमारे ब्राह्मणों का जो एक सभा है, विप्र सभा हमारी ये विप्र महासभा है, उसमें तो निर्णय किया गया इस लड़के को निष्कासित किया जाए, कि ब्राह्मणों का कोई भोज हो, प्रोग्राम हो, इस लड़के को वो लड़का भाग नहीं ले सकता, यह निर्णय किया गया है। तो इस स्तर का वो लड़का तो आपके मैंने ध्यान में ला दिया है, महत्व देने के लायक नहीं है वो। कभी ठीक है पंडित जी, मुझे तो पता नहीं था ऐसा लड़का है, अब मैं भी थोड़ा ध्यान दूंगा। भी ऐसा शराबी आदमी मेरे पास किस काम का, अब मैं ध्यान दूंगा। बड़े पंडित जी ने सोचा मेरा कुछ काम तो हो गया, महाराज ने कह दिया अब मैं ध्यान दूंगा। उठते उठते पंडित जी बोले महाराज मैंने आपसे निवेदन किया ना, वो शराबी है, इसका एक मैं आपको एक पहचान बता दूं।
वो जब भी शराब पीकर आएगा ना, आप देख लेना, यूँ गमछा लगा करके आएगा। आपके पास शराब पीकर जब भी आएगा, यूँ गमछा लगा कर आएगा, ताकि आपको पता न चले कि शराब पीकर आया है। ये इसकी पहचान है। आप देख लेना, जब भी शराब पीकर आएगा गमछा रखेगा। कि ठीक है पंडित जी, मैं अब ध्यान दे लूँगा। बड़े पंडित जी वहाँ से रवाना हुए। वो रास्ते में जा रहे थे, वो छोटे पंडित जी कोई बाजार जा रहे थे, कोई साग सब्जी लाने के लिए, तो रास्ते में मिल गए। तो छोटे पंडित जी ने भी, बड़े पंडित जी आए, उनको पैरों में हाथ लगाया, प्रणाम किया कि पंडित जी महाराज, गुरु आप तो हमारे गुरु ही हैं, आप तो राजा के ही गुरु तुल्य, तो हमारे तो गुरु हो ही गए। वो 2-3 बार यूँ सलाम करते हैं, वैसे कि बस आपका आशीर्वाद बना रहे, कृपा बनी रहे, बस और क्या चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। पंडित जी, इधर आ, तू देख, थोड़ी बात का ध्यान रखा कर। हाँ हाँ गुरुदेव फरमाओ। तो देखो, तुम अभी छोटे हो, थोड़ी तुमको गुड मैनर्स, व्यवहार का तरीका सीखना चाहिए। कि आप फरमाओ, मैं तो वैसे ही कर लूँगा। कि देख, मेरे इस ऑफिस में आ तुम। बाजार में वो बड़े पंडित जी का कोई ऑफिस स्थान था, वहाँ ले गया। कि देख, तुम राजा जी के पास जाते हो ना, बहुत ही बढ़िया बात है कि राजा जी तुमको समय देते हैं। एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि बड़े लोग होते हैं ना, राजा महाराजा, बड़े मंत्री और हैं, तो हमारी परंपरा है कि जो ज़्यादा निकट होकर कोई बात करे ना, तो मुंह के कुछ कपड़ा लगा करके बात करनी चाहिए। कि दूर से तो भले कैसे ही कर लो, ज़्यादा निकट, एकदम निकट आके कोई बात करना हो ना, तो ध्यान रखना, राजा के पास जाने से पहले पहले जो कपड़ा लगा के फिर निकट जाना चाहिए। कि वरना राजा लोग है ना, कभी थोड़ा सा बोलते बोलते कोई थूक अगर उछल जाए राजा में, राजा कुपित हो गया है ना, तुम्हारा महल में आना ही बंद कर देंगे। तो सावधानी रखना, मैंने तुमको शिक्षा सलाह दे दी है। तो राजा के पास जब भी जाओ, तुम निकट बैठते हो, बात करते हो, गमछा कपड़ा कुछ लगा के ही बात किया करना। कि पंडित जी पूरा ध्यान रखूंगा, आपने आदेश दे दिया, मैं पूरा ध्यान रखने का प्रयास करूँगा। पूरा ध्यान रखना, आज से ध्यान देना, जब भी जाओ राजा के पास गमछा कपड़ा लगा के बात करना। ठीक है। अब वो बड़े पंडित जी तो रोज ही आते थे, और छोटे पंडित जी वो 5-7 दिनों से जाते। फिर कभी बड़े पंडित जी छोटे पंडित जी मिल गए, तो छोटे पंडित जी बोले, गुरुदेव थोड़ी, आप तो रोज ही पधारते हो महाराज के पास, थोड़ा मेरे बारे में भी आप कुछ महाराज के कान में डाला करो, मैं भी पढ़कर आया हूँ, थोड़ा गरीब हूँ मैं, तो महाराज थोड़ी कृपा कर दें, थोड़ा मेरा आर्थिक कुछ समस्या का समाधान कर दें, थोड़ी बख्शीश, कुछ रुपया कुछ मुझे दे देना महाराज, तो मेरे परिवार की सारी आर्थिक व्यवस्था ठीक हो जाए। तो मैं तो अपने मुंह से कैसे कहूँ महाराज को, आप थोड़ा रोज जाने वाले, इतने निकट बैठने वाले, आप पर तो बहुत महाराज का विश्वास है और है, तो आप एक बार भी बोलोगे ना महाराज को कि वो छोटा पंडित भी अच्छा है, थोड़ा कमज़ोर है आर्थिक दृष्टि से, आपकी भी कृपा करना, बस आप थोड़ा सा बोलोगे तो मेरा काम तो हो जाएगा, मुझे पक्का विश्वास है। कहे ठीक है, आर्थिक व्यवस्था की तुम उसका ध्यान रखना, गुमछे लगाने का मैं वो तो ध्यान रखूँगा ही, बस थोड़ी मेरी आर्थिक समस्या ठीक हो जाए, आप थोड़ा, मैं भी कभी अर्ज करूँगा, पर मेरी बात का इतना असर पड़े न पड़े, आप कह दोगे तो फिर मैं भी कहूँगा, तो मेरा काम तो होना ही होना है। तो ठीक है, मैं देखूँगा अब जैसा मौका। अब यूँ क्रम चलता था। 5-7 दिन बाद छोटे पंडित जी फिर वो गए महाराज, सोचा रही मुझे बड़े पंडित जी ने कहा था गमछा लगा के जाना है, तो बेचारा गया, एकदम यूँ गमछा लगा के महाराज के निकट गया। राजा ने देखा, अरे आ गया, वो आ गया है, वो गमछा लगा के आया आज। पंडित जी ने, उन्होंने ठीक कहा था बड़े पंडित जी ने कि जब भी शराब पीकर आएगा गमछा लगा कर आएगा। देखा और राजा का थोड़ा मूड थोड़ा सा यूँ बिगड़ गया कि शराब पीकर आया है, फिर भी बेचारा रोज की तरह गया। देखा आज महाराज प्रसन्न नहीं है, रोज तो मुझे देखते ही यूँ खुश होते हैं, हाथ से करते हैं, आओ आओ बैठते हैं, कहते हैं, आज तो कुछ न तो बैठने के लिए कह रहे हैं,
ने एक बार देखा, दृष्टि नीची कर ली, क्या बात हो गई। गया जाके कि महाराज आपकी कृपा रहे, थोड़ा महाराज गरीब हूँ मैं, थोड़ी मेरी आर्थिक व्यवस्था आप सुधार दो, बस आप तो हमारे मालिक हो, बस थोड़ी सी कृपा आपकी हो जाए। तो राजा का थोड़ा मूड तो आज ठीक था नहीं, वो ज़्यादा बोला, और बस थोड़ी सी कृपा हो जाए ना तो मेरा काम हो जाएगा, थोड़ा गरीब हूँ। सोचा अब इसको सबक तो सिखाना ही है। तो ठहर ठहर, तो राजा ने अपना वो पेन हाथ में लिया, एक रुक्का लिया, थोड़ा कुछ लिखा, उसको लिख कर तत्काल पास में सचिव था, किसी बंद पैक कर दो, पैक करा दिया, पिन लगा दी सारी वाल करा के, ले जा, चला जा भंडारे में। सोचा आज तो कृपा हो गई, दे दिया रुक्का मुझे, भंडारे में जाने का भी कह दिया। बेचारा अंतर में खुश था कि मेरी गरीबी तो आज लगता है दूर हो जाएगी। और महल के कैंपस से वो बाहर निकला, थोड़ा वो बाजार का रोड भी आ गई, वो बड़े पंडित जी भी बाजार आया करते थे सामान और लेने, तो बड़े पंडित जी मिले, ये खुश खुश था। अरे आज इतना खुश कैसे कि महाराज आपकी कृपा है, आपने कोई निवेदन किया होगा राजा जी से कि मेरी गरीबी दूर करिए, आज मैंने भी थोड़ा कहा, रुक्का लिख कर दे दिया, बस आपकी कृपा है, आपकी कृपा ने काम किया है, मेरी समस्या तो हल हो रही है। तब पंडित जी का लोभ जागा कि यह इसको तो बख्शीश मिल रही है, तो कहाँ है रुक्का, ये रुक्का ला, रुक्का मुझे दो, रुक्का ले लिया कि महाराज ये तो मेरी, अरे तेरी क्या है, मेरे द्वारा ही तो सारा काम है, मैंने राजा से निवेदन किया, मैंने तुमको शिक्षा दी गमछा लगा के, तभी तो तुम्हारा काम हुआ है ना, तो भंडार में तो मैं जाऊंगा, जो कुछ मिलेगा ना 10% 20% तुमको दे दूंगा, बाकी तो मैं रखूंगा, तो मेरे कारण से तुमको मिला है सारा, तो अबाउट 20% 10% तुम्हें दे दूंगा, बाकी सारा मैं रखूंगा। सोचा अरे इनसे झगड़ा कौन करे, तो बढ़े रह गए काम। महाराज जैसे आप ठीक समझे, ज़रूर कुछ मुझे दे देना, मेरा परिवार का काम चलाना है, कह तू जा घर जा, मैं देख लूँगा। अब वो बड़े पंडित जी गए भंडार में, वहाँ तो भंडारी साहब बैठे थे, अरे बड़े पंडित जी आए हैं, महाराज के इतने निकट हैं। भंडारी जी खड़े हुए, सामने आए, रे हाथ जोड़े, सलाम प्रणाम किया कि महाराज पधारिए पधारिए पधारिए। बहुत अच्छे कमरे में उनको बिठाया, थोड़ी सी सामान्य बात की, फिर वो बड़े पंडित जी ने वो जेब में से खाम निकाली, ये खाम महाराज की ओर से। अच्छा, तत्काल भंडारी जी ने वो खाम को थोड़ी फाड़ कर वो पत्र निकाला, पत्र में आदेश था वो पढ़ लिया, इतना रुपया इतना रोकड़ा देना है। पत्र में लिखा था कि रुपया दीजो रोकड़ा, मत दीजो सुल्लाक, घर में आगो गालने काटी लीजो नाक। तो ये निर्देश दिया हुआ था। तो वो देखा भी रुपया तो देना ही है, एक लिफाफे में सारा वो जितनी रकम देनी थी रुपया डाल कर कि पंडित जी महाराज ये रकम आपको भेंट में। देखा हाँ काफ़ी रुपये हैं, पंडित जी ने अपनी कोट पहना हुआ था जेब में डाल ली। अब आप अंदर पधारिए। पंडित जी ने सोचा कोई अंदर कोई नाश्ते की व्यवस्था की होगी, मुझे नाश्ता कराएंगे अंदर तो चलता हूँ। तो वो थोड़े बडेरे से थे, अपना गेडिया वो था वो से सारे अंदर वो ले गए उनको, वो भी बैठ गए, एक सोफा सेट और था वहाँ बैठ गए। अब लोग लगता है अब नाश्ता लाएंगे। पंडित जी तो बैठे थे, इतने में वो भंडारी जी थे, एक दो कर्मचारियों को बुलाया। कर्मचारी के हाथ में चाकू था, सोचा क्या बात चाकू लेकर क्यों आए। तो वो कर्मचारी आया को नाक को पकड़ने, ये क्या करते हो। तब भंडारी बोला क्या करते हो, रुपये में जो लिखा है वही करते हैं हम, तो रुपये में लिखा हुआ है, देखो रुपये में लिखा है नाक काटने का। अरे ये रुक्का मेरा नहीं है, ये रुक्का तो उस छोटे पंडित का है, मेरा नहीं है, उसको बुलाओ, उसका रुक्का है ये तो। भंडारी जी बोले गलत बात है, रुपया तो आप ले रहे हो, नाक कटाने के लिए उसको आप कह रहे हो। नहीं नहीं, दोनों काम एक से ही होंगे, रुपया आपने लिया तो नाक भी आपकी कटेगी। ज़्यादा हैंतन मत कीजिए, चुपचाप बैठे रहो आप। बेटा जोर से बोला भंडारी, बेचारी शांत हो गए पंडित जी। वो कर्मचारी आए, हाथ और पकड़ा, वो एक ने नाक काट दिया। अब फिर नाक कटा, फिर जो मरम पट्टी थोड़ी बहुत करनी थी वो
जो भी थोड़ा लगाना था लगा करके पंडित जी को विदा कर दिया और पंडित जी अपने गाड़ी में जो भी रथ था घर चले गए। अब अगले दिन वापिस अब जो पंडित जी का समय था, इससे पहले शाम को आज छोटे पंडित का भी दिन था, तो छोटा पंडित गया फिर शाम को गया और वो तो बोलता जा रहा था धर्मे जय पापे क्षय, भले का भला बुरे का बुरा, धर्मे जय पापे क्षय, भले का भला बुरे का बुरा। वो ही गमछा यूँ लगाया हुआ था हूँ कि अभी उसको कहा हुआ था गमछा लगा के जाना। तो राजा ने देखा रे फिर आ गया ये लड़का, शराबी आदमी लगता है, फिर आ गया आज। नाक कटी या नहीं इसकी, ये तो ध्यान दूँ। सचिव से कहा ध्यान दो, ये तो गमछा लगा रखा है, नाक इसके है या नहीं। तो सचिव थोड़ा उसको एक तरफ लेकर आओ पानी पियो शिकंजी पियो, ले गया, देखा नाक तो पूरी है। धीरे से बोला मैं नाक तो एकदम पूरी है, कोई इसकी दिक्कत नहीं है। तो राजा ने सोचा रे क्या बात है, मेरा आदेश था तो आदेश का पालन हुआ नहीं क्या। जब वो छोटा पंडित भी उदास सा था, राजा ने कहा रे वो तुम कल भंडार में गए कि नहीं, रुपया मिला कि नहीं। आज मेरे भाग्य में है कहाँ रुपया, मेरा भाग्य है कहाँ आपकी बख्शिश मिलने का। क्यों महाराज, वो बड़े आपके है ना पंडित जी, वो रास्ते में मिले, उन्होंने रुक्का ले लिया मेरे से, तो मुझे तो कुछ नहीं मिला। तब राजा का दिमाग ठनका, क्या बात है, रुक्का इसको दिया, उन्होंने ले लिया, तो नाक फिर उनकी कटी है क्या, ये तो निगह कराऊं। तो मंत्री से कहा कि पंडित जी को बुलाओ, अर्जेंट बुलाओ, अर्जेंट कोई बात करनी है। सूचना भेजी भाई आओ, कि मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं, कि रथ में आओ आराम से, कि थोड़ी तकलीफ है, डॉक्टर को भेज देंगे, भले आना तो पड़ेगा, कि डॉक्टरों की टीम साथ में रहेगी, एक बार आना तो होगा। डॉक्टर भी 2-3 गए, रथ भेज दिया, और पंडित जी आए, वो सारा वो नाक के लगाया हुआ था। राजा ने देखा पंडित जी ये क्या बात, नाक ऐसे कैसे, कि महाराज कलयुग का समय है, आपके अधिकारी भंडारी लोग समझते कुछ है नहीं, हर किसी का करना किसी कार कर देते किसी के, इनमें पूरी योग्यता नहीं है। आपके अफसर लोग है ना पूरे ट्रेंड नहीं है। अरे मेरा क्या मतलब लेना देना, मुझे बिठाया नाक काट दिया, इतनी एक अपराध की बात है ये, तो आपको कड़ा एक्शन लेना चाहिए। मैं इतना सम्मानित आदमी आपके यहाँ यूँ नाक कटवा दिया, ये मेरी शिकायत है आपसे, क्या करूं मैं, आपकी ऐसी व्यवस्था है, कोई समझते नहीं किसका क्या करना। कि बात के वो रुक्का आपके पास आया था क्या, मैं रुक्का पता नहीं, वो लड़का आपका उसके पास था और मैंने यूँ ले लिया था। वो छोटे पंडित को भी बुलाया राजा ने, उससे भी एकांत में बात की, सच बोलना, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। आजकल गमछा लगाकर क्यों आते हो तुम। वो महाराज मुझे तो इन्होंने शिक्षा दी थी कि महाराज के पास जाओ तब गमछा लगा के जाना, बात करो तो खुले मुंह मत करना, ध्यान रखना, तब मैंने ये शुरू कर दिया। तुम शराब पीते हो, शराब पीते हो ना, भगवान मालिक शराब, मैं शराब को देखना भी पसंद नहीं करता, हाथ में लेना तो दूर, मैं देखना तक पसंद नहीं करता। जन्म से लेकर आज तक मैं 35 साल का हो गया हूँ, 35 साल की उम्र में आज तक एक बार भी शराब की बोतल को छुआ तक नहीं मैंने, यह मैं कह सकता हूँ। तो तुम्हें ब्राह्मणों की जो सभा है, महासभा, विप्र महासभा, वहाँ से तुमको निकाल दिया गया है, तुम कहीं भोज में नहीं जा सकते। बाप जी भोज में नहीं जा सकता, मैं तो विप्र महासभा का सह सचिव हूँ, मैं तो सह सचिव वहाँ का, मैं तो खुद व्यवस्था करने वालों में हूँ, मुझे कौन निष्कासित करने वाला है। तो राजा ने सोचा रे दाल में काला है, बेचारे पर झूठा ये षड्यंत्र रचा गया है। अब बड़े पंडित जी से बात की, छोटे से भी बात की, राजा के सामने स्पष्ट हो गया राजा के दिमाग में कि सारा ये कारनामा बड़े पंडित जी का है, बेचारे को फंसाने का काम किया गया है। सारी बात समझने के बाद दोनों को बिठा के, मंत्री को पास बिठा के राजा ने कहा, बड़े पंडित जी महाराज अभी और यहीं आपको बर्खास्त करता हूँ इस दायित्व से, और इन पंडित जी को मैं यहाँ आपकी जगह
स्थापित नियुक्त करता हूँ। तो बड़े पंडित जी को छुट्टी हो गई, छुट्टी भी थोड़ा अपमान के साथ हुई। छोटे पंडित जी को भोत राजा ने विश्वास कृपा के साथ वो धार्मिक विभाग का मुखिया बना दिया। तो छोटे पंडित जी कहते थे धर्मे जय पापे क्षय, भले का भला बुरे का बुरा। तो बड़े पंडित जी ने बुरा करने का प्रयास किया, उनका बुरा हो गया। छोटे पंडित जी भले थे तो उनका भला भला हो गया। तो यह कर्मवाद का सिद्धांत है, जैसी करनी वैसी भरणी, सुख दुख स्वयं मिलेगा। तो हमें अपने जीवन में किसी का भी बुरा करने का प्रयास तो दूर, विचार भी नहीं करना चाहिए। दूसरों का कल्याण हो ऐसा ही काम करना चाहिए, अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। पाप आचरणों से जितना हो सके बचने का प्रयास, धर्माचरण करने का प्रयत्न करना चाहिए।